Hello and welcome back to the BioBeat by Henny, your place to study smart, not hard. In today's lecture, we will be covering cilia, flagella, centrioles and centrosome. I know सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है पर ट्रस्ट मी बहुत ईजी है. दो स्टूडेंट्स जब NCERT को रीड करते हैं, जब सीलिया फ्लैजेला को रीड करते हैं तो पूरी ऐसे दिमाग की बत्ती हिल जाती है क्योंकि बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है उसके अंदर. कंफ्यूजिंग तो नहीं पर ऐसे रीड करने से ऐसे लगता है कि ये सब क्या क्या दिया हुआ है ना. पर इससे छोड़ के आप अगर किसी से समझते हो उसको पूरा एक बार समझ के फिर NCERT रीड करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा. वही है जो अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, हम स्ट्रक्चर को देख के उसको एक्सप्लेन करेंगे, वही NCERT में उसको वर्ड्स में लिखा हुआ है. ठीक है. So let's start with cilia and flagella first. Before starting with the structure of cilia and flagella, let's understand the similarities and difference between cilia and flagella. ओके. सीलिया और फ्लैजेला के डिफरेंस की जब बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला? द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला इज साइज का और नंबर का. सीलिया देखो, कोई एक सेल है, इसके आजू बाजू ऐसे एकदम माइन्यूट टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो मिलेंगे, दिस इज सीलिया. पर वहीं पे एक दूसरा सेल है, यहाँ पे एक ऐसी लंबी सी फिलामेंट दिखेगी, दिस इज फ्लैजेला. ओके. तो जब मैं साइज की बात करूं तो साइज की बात करूं तो इन कॉन्टेक्स्ट विथ सीलिया, इन कॉन्टेक्स्ट टू साइज, सीलिया इज वेरी स्मॉल बट फ्लैजेला वो बहुत बड़ी है साइज में. डिफरेंस देखें, अगर ऐसे कंपेयर करें तो एक सुई धागे का जो धागा है वो सीलिया है, पर जो रोप है, रस्सी, वो फ्लैजेला है. तो थिकनेस में भी ज़्यादा है फ्लैजेला, सीलिया बहुत ही उतनी ही पतली है. ठीक है. साइज़ की बात करें तो बहुत छोटे हैं सीलिया, फ्लैजेला बहुत लंबी है. ओके. सीलिया का नंबर की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा होते हैं, फ्लैजेला वहीं पे कम होते हैं. कंपैरेटिवली सीलिया से फ्लैजेला थोड़े कम होते हैं नंबर में. ठीक है. एक बायोलॉजी का एक रूल होता है कि जो जितना बड़ा उतना कम. ठीक है. अगर कोई भी चीज़ है, बायोलॉजी जब आप बायो पढ़ते हो तो उसमें एक रूल आता है, मतलब 99% ऑफ टाइम ये एप्लीकेबल है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको बड़ी दिखे साइज में, समझ लेना उसका नंबर कम है. ओके. और उसका वाइस वर्सा. ओके. तो सीलिया की साइज कम है, नंबर ज़्यादा है. फ्लैजेला की साइज ज़्यादा है, नंबर कम है. Now see, both of them, what is the similarity between both of them? Both of them arise from plasma membrane. ये दोनों के दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ है. ठीक है. बोथ ऑफ देम हेल्प इन मोटिलिटी में हेल्प करते हैं. पर एक फ़र्क है कि जो सीलिया है, देखो सीलिया इतने सारे हैं पर बहुत छोटे छोटे हैं, राइट. तो उनकी ये स्मॉलर साइज एक रीज़न है कि उनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना पड़ता है. तुम ही समझो, इतने छोटे छोटे हैं, क्या इतनी छोटी सीलिया के पास ऐसी एबिलिटी होगी कि वो पूरे सेल को मूव करा सके या किसी चीज़ को मूव करा सके? नहीं. सिर्फ एक सीलिया जब सिंगल है उसको सीलियम बोलते हैं. ठीक है. तो क्या एक सीलियम के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो पूरे सेल को मूव करा सके या फ्लूइड को मूव करा सके? नहीं. इतने सारे सीलियम मिलकर जब काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है ना. तो अगर इतने सारे सीलियम को मिलकर काम करना है तब उनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना पड़ेगा. तुम्हें सोचो, अगर एक सीलियम अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक सीलियम अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, कुछ होगा? नहीं होगा, राइट. पर अगर सारी सीलियम एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करेंगी तो वो कुछ चेंज कर सकती हैं. ठीक है. तो इनको कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना पड़ता है. किसे? सीलिया को.
ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सीलिया, एनसीईआरटी में दिया है कि सीलिया वर्क लाइक ओर्स, और फ्लैजेला जो है उनकी विप्लैश मूवमेंट होती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ओर्स, जो आप बोट में देखते हो ना, ओर्स, ऐसे चप्पू चलाना, तो वो जो सीलिया है वो ओर्स की तरह काम करती है। मतलब ऐसे जब सीलिया मूव कर रही हैं तो वो फ्लूइड अपने सराउंडिंग के जो फ्लूइड्स हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उनको अपोजिट डायरेक्शन में धकेल रही हैं। ठीक है, तो वो फ्लूइड्स को मूव करा रही हैं। ठीक है, और अगर वो फ्लूइड्स को मूव करा रही हैं तो पॉसिबल है कि वो पूरा सेल भी आगे मूव करे। तो एनसीईआरटी में दिया है कि जो सीलिया है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ईदर द सेल और द फ्लूइड्स और द सराउंडिंग फ्लूइड्स। ओके, तो ये फ्लूइड और सेल दोनों को मूव कराने का काम करती हैं। तो सीलिया जो है इट मूव्स ईदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड्स। वहीं पे अगर फ्लैजेला की बात करूं तो फ्लैजेला को एनसीईआरटी में बोला है विप्लैश मूवमेंट। विप्लैश मूवमेंट, विप्लैश मूवमेंट क्या होता है, वो एक पता है पूरी ऐसे लंबी सी रोप होती है जिसको ऐसे 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 मारते थे, पुरानी मूवीज में दिखाते थे राजा लोग। अगर कोई गुनाह करे, ओके, कोई ऐसा मर्डरर है या गुनाह करे तो उसको ऐसे मारते थे, चाबुक से मारना। तो वो जो चाबुक है उसकी जो ऐसे मूवमेंट है, ऐसे हो रही है, उसको बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट। तो फ्लैजेला को एनसीईआरटी में बोला है विप्लैश मूवमेंट। ठीक है, अब ह्यूमंस के अंदर सीलिया और फ्लैजेला कहाँ देखने को मिलते हैं, तो देखो सीलिया जो है ये सराउंडिंग फ्लूइड को मूव कर रहा है या फिर किसी चीज को आगे पुश कर रहा है ना, ऐसे कोऑर्डिनेटेड मैनर में किसी चीज को आगे डालेगा या पीछे डालेगा, कहीं पे भी एक डायरेक्शन में धकेलेगा। तो सीलिया जो है आपका, वो आपको देखने को मिलता है आपकी फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब, फीमेल्स के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है जहाँ से ओवा पास करेगा, तो ये सीलिया क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है वो ओवा को धकेल रहा है टुवर्ड्स यूट्रस। ओके, वहीं पे सीलिया जो है ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्यों, सपोज करो आपने इनहेल किया, ठीक है, इनहेल किया, अब उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ गए, कुछ ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए, तो ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया है ये इसको बाहर की साइड पुश करेगी, जिसकी वजह से आपको स्नीजिंग होती है कई बार, राइट, स्नीजिंग होती है, फिर म्यूकस जो है वो जमा हो जाता है आपके नोज के अंदर। वो क्या है, वो सीलिया ने ही मूव करा है, म्यूकस के साथ डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके आपके नोज तक पहुंचाया है। फिर स्नीजिंग हो रही है तो वो भी क्या है, स्नीजिंग में आपके डस्ट पार्टिकल्स और ये सब रिलीज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि सीलिया ने वो सारे डस्ट पार्टिकल्स ऊपर भेजे। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर बात करूँ तो सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट है, सीलिया इज प्रेजेंट इन respiratory tract, fallopian tube, एक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। कितने टाइम से हम लोग सुन रहे हैं पैरामीशियम को, आई गेस 6th-7th स्टैंडर्ड से हमको आ रहा है पैरामीशियम। स्लिपर जैसा स्ट्रक्चर होता है, राइट, तो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर भी पैरामीशियम होता है, तो पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है। फ्लैजेला की बात करूँ तो फ्लैजेला कहाँ पे देखने को मिलेगा, फ्लैजेला आपका ये स्ट्रक्चर है, एक ह्यूमंस के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो बहुत स्पीड में मूव करता है, दैट इज ह्यूमन स्पर्म। तो स्पर्म सेल के अंदर फ्लैजेला देखने को मिलता है। स्पर्म के पास क्या है, हेड है, नेक है और टेल है, राइट, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो जो टेल है वो क्या है, कुछ नहीं, फ्लैजेला ही है। ठीक है, तो टेल इज फ्लैजेला। वन मोर थिंग यू नीड टू नो इज कि जो सीलिया है ये आपके सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेगा, ओनली एंड ओनली यूकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर सीलिया नहीं होगा। पर जो फ्लैजेला है
ये आपके प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है, यूकैरियोट्स में भी हो सकता है, ठीक है। अब फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो देखो प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजेला है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, ये किसका बना होगा? इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। वहीं पे यूकैरियोट्स का फ्लैजेला जो है ये बना होगा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ओके, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो फ्लैजेला है वो बना है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, और यूकैरियोट्स के अंदर इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स देखे थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स था, राइट, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यहाँ पे हमने लिखा था वो बने हुए थे, हमने देखा था कि उसके अंदर ड्यूप्लेट्स हैं, ठीक है, तो डाइमर से बना है, राइट। तो जो ये डाइमर है उसका हमने क्या बोला था? अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, राइट, ट्यूब्यूलिन बोला था। तो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? हमने बोला था कि ये जो सारे के सारे साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स है वो सारे प्रोटीन्स ही हैं, राइट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और कुछ नहीं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ही है, ठीक है। सबसे पहले साइटोस्केलेटन स्टार्ट करा तभी मैंने बोला था कि साइटोस्केलेटन इज नथिंग बट प्रोटीनेशियस फाइबर्स, ओके। तो ये प्रोटीन के ही बने, तो जितने भी थे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, वो सारे प्रोटीन्स ही हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमने देखे थे जिसमें डाइमर था अल्फा एंड बीटा, वो दोनों क्या है? कुछ नहीं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ही है। वैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट भी क्या थे? सिर्फ आपके केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन आपके बाल, नाक, नाखून, है ना। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर of cilia and flagella. Now see, this is the structure of cilia and flagella. ओके, एनसीईआरटी में आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, इसको देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो समझो कि सीलिया और फ्लैजेला दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और अब जब मैंने बोला अभी फ्लैजेला के बारे में कि फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स में फ्लैजेलिन प्रोटीन का है, यूकैरियोट्स में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का है, ठीक है। ये डिफरेंस आप याद रखोगे। साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स के फ्लैजेला के पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि देखो जो फ्लैजेला होता है यूकैरियोट्स के अंदर वो पूरा कवर्ड होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, पर प्रोकैरियोट्स में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सिर्फ एक ये फ्लैजेलिन प्रोटीन की एक फाइबर होती है, ठीक है। सॉरी, एक नहीं, पर फ्लैजेलिन प्रोटीन की फाइबर्स होती हैं और कोई मेम्ब्रेन नहीं होती उसके ऊपर, ठीक है। पर यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन होती है, ओके। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला और सीलिया का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आउटर मोस्ट इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी देखो फ्लैजेला और सीलिया का जो कोर होता है, पूरा का पूरा कोर यानी पूरा सेंट्रल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोनीम, ठीक है। तो ये पूरा जो कोर है ये क्या है? एक्सोनीम। तो व्हाट इज एक्सोनीम? एक्सोनीम इज द कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ओके। अभी देखा हमने कि फ्लैजेला जो है किससे बना है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, राइट। फ्लैजेला और सीलिया दोनों ही ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हैं। तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या है? पूरे से फाइबर्स होंगे लंबे लंबे। तो देखो समझो कि ये एक फ्लैजेला है, ठीक है। तो ऐसे फ्लैजेला एक पूरा हम देख रहे हैं तो पूरा एक फिलामेंट लग रहा है, पूरा एक ट्यूब जैसा लग रहा है। पर जब मैं इसको ऐसे कट करूंगी, ठीक है, ऐसे कट करूंगी और फिर मैं ऐसे ऊपर देखूंगी तो मुझे सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। ऐसे मैंने कट करा तो मुझे सिर्फ एक सर्कल दिखा। ऐसे समझो ये पूरा एक फ्लैजेला है, इसको मैंने ऐसे कट करा, ठीक है। अब कट करके मैं इसको ऐसे करके देख रही हूँ तो तुमको क्या दिख रहा है? सिर्फ एक सर्कल दिख रहा है, राइट, सिर्फ एक सर्कल दिख रहा है। उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ओके। तो ये सर्कल के अंदर जो ये छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल्स दिख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है। और ये ऐसे पूरी पीछे की तरफ जा रही है, तुम समझ रहे हो? इसको अगर मैं पूरा ऐसे सीधा करूं तो ऐसे पूरी एक वो दिखेगी फ्लैजेला। इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के फाइबर्स हैं, तो ये पूरे नीचे तक लंबे लंबे
धागे जैसे हैं, पूरे लंबे लंबे हैं, पर मैंने इसको कट करके ऐसे देख रही हूँ, तो ऐसे देख रही हूँ तो सिर्फ सर्कल दिख रहा है, ओके। इसीलिए ये ऐसे सिर्फ सर्कल्स दिख रहे हैं, पर एक्चुअल में ये सिर्फ एक ऐसे सर्कल नहीं है, पूरे ऐसे ट्यूब्स जैसे हैं, पूरे फाइबर्स हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका जो पूरा कोर है उसको हमने बोल दिया एक्सोनीम, ठीक है। फिर इधर जो ऐसे सर्कल्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है, दीज आर द ड्यूप्लेट्स, ठीक है, दीज आर द ड्यूप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ड्यूप्लेट्स मतलब दो में प्रेजेंट है, ये एक ड्यूप्लेट है, एक ड्यूप्लेट के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 2, तो ये 1 2, मैं इधर लिख देती हूँ 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये सारे ड्यूप्लेट्स हैं, ये 1 2, ये 1 and 2, दीज 2 आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, पर ये दोनों साथ में है, एक ड्यूप्लेट में प्रेजेंट है, ये दोनों साथ में है, फिर ये दो माइक्रोट्यूब्यूल साथ में, ये दो माइक्रोट्यूब्यूल साथ में, ठीक है, तो ये एक ड्यूप्लेट है, ये एक ड्यूप्लेट है, ठीक है, दीज आर द 2 ड्यूप्लेट्स, ओके। इसको हमने लिख दिया ड्यूप्लेट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कितने हैं, दीज आर 9 ड्यूप्लेट्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ड्यूप्लेट्स आ रहे, ठीक है। फिर सेंटर में ये एक और एक, ये दोनों देखो जॉइंट नहीं है, इसकी तरह देखो एक साथ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, पर बीच में एक ब्रिज है, पर है तो अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो दीज आर सिंगलेट्स, ओके, दीज आर सिंगलेट्स। क्या है, सिंगलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं और कुछ नहीं है, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स अलग अलग पड़े हैं, बस बीच में एक ब्रिज है, ठीक है, ओके। ब्रिज यहाँ पे भी होगा ऐसे कुछ, ये 1 and 2 के बीच में भी एक ब्रिज होगा, इसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है, इट इज नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज, दो डबलेट्स को ज्वाइन करता हुआ ब्रिज, उसको बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का जो डबलेट है, ठीक है, इसके माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट में से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में से स्ट्रोक निकल रही है, फिर इस डबलेट में से एक स्ट्रोक निकल रही है, इसमें से निकल रही है, तो ये जो स्ट्रोक्स हैं इसको हम बोलते हैं रेडियल स्ट्रोक, रेडियल स्पोक्स, ठीक है। ये जो डबलेट है, ये डबलेट है, ये डबलेट है, इन सब डबलेट में से जो स्ट्रोक्स निकल रही हैं, ये स्ट्रोक्स जो है ये इधर इस चीज़ से कनेक्ट हो रही है, ये चीज़ क्या है देखते हैं, पर ये इस चीज़ से कनेक्ट हो रही है, ये स्ट्रोक को हमने बोल दिया रेडियल स्पोक्स। फिर देखो ये जो सिंगलेट है, ये दो सिंगलेट्स के बीच में भी एक ब्रिज है जिसको हमने बोल दिया इंटर सिंगलेट ब्रिज, देखो ये दो जो सिंगलेट्स प्रेजेंट है, ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट है, ये सेंटर में प्रेजेंट है, राइट, और इसके सराउंडिंग एक शीथ है। अब ये जो सिंगलेट्स है ये दोनों सेंटर में प्रेजेंट है और उसके सराउंडिंग में शीथ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ, इट इज नोन एज सेंट्रल शीथ। ठीक है, क्या क्या देखा हमने अभी, हमने सबसे पहले देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अंदर जो पूरा कोर है उसको हमने बोला एक्सोनिम, ठीक है। फिर हमने देखे डबलेट्स हैं, सॉरी इट्स नॉट ड्यूप्लेट्स, इट्स डबलेट्स।
हमने देखे माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स हैं, दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स साथ में पड़े हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया डबलेट्स। डबलेट्स हैं, कितने डबलेट्स हैं? 9 डबलेट्स हैं। ऐसे ही बीच में सिंगलेट्स भी है, कितने सिंगलेट्स हैं? 2, ये एक और ये 2, तो 2 सिंगलेट्स हैं। ओके, अब ये 2 सिंगलेट्स जो है ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं ब्रिज से, जिसको हमने बोला इंटर सिंगलेट ब्रिज। वैसे ही ये जो सारे 9 डबलेट्स हैं ये सारे भी अंदर ही अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, जिसको हमने बोला इंटर डबलेट ब्रिज। अब हर एक डबलेट में से एक स्ट्रोक निकल रही है जो कनेक्ट हो रही है सेंट्रल शीथ से, इसको हमने बोल दिया रेडियल स्पोक्स। ओके, बस यही स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को, ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इट इज नोन एज 9+2 अरेंजमेंट। यही क्वेश्चन आएगा नीट में, 9+2। और इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे इसमें। 9+2 अरेंजमेंट है। सेंट्रियोल्स में आप देखोगे कि 9+0 अरेंजमेंट है। क्यों है, हम आगे देखते हैं। ये अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे। 8+2 अरेंजमेंट या 7+1 अरेंजमेंट, ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बस अरेंजमेंट याद कर लो और इन सब के नेम्स याद कर लो। नेम्स याद करने में है क्या, ये पूरा अगर एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अपने आप ही नाम याद हो जाएगा। रेडियल स्पोक्स हैं ये, रेडियल। देखो आप व्हील देखते हो, व्हील के अंदर भी रेडियल स्पोक्स निकलते हैं ना, व्हील में भी ऐसे रेडियल स्पोक्स होते हैं, तो उससे याद कर लो, क्योंकि ये भी तो ऐसा ही है, व्हील जैसा स्ट्रक्चर, तो ये भी रेडियल स्पोक्स। फिर सेंटर में सिंगलेट को कवर कर रही है शीथ, इसलिए इसको हमने बोल दिया सेंट्रल शीथ। सेंटर में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़ी है, इसलिए इसको हमने बोला सिंगलेट। फिर यहाँ पे 2 पड़ी है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको बोला डबलेट। 2 डबलेट को ज्वाइन कर रही है, उसको हमने बोल दिया इंटर डबलेट ब्रिज। सिंगलेट को ज्वाइन कर रही है, उसको बोला सेंट्रल इंटर सिंगलेट ब्रिज, है ना। बस कुछ नहीं है, सिर्फ बीच का जो ये पूरा कोर है उसको हमने बोल दिया एक्सोनीम। ये इनकी जो टर्म्स हैं वो भी तो हमको समझ आ रही है ऐसी, ऐसा तो नहीं है कि किसी और लैंग्वेज में है, नहीं, इजी सी तो टर्म्स है, डबलेट और सिंगलेट और ये सब तो हमको आता है, ठीक है। सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लो। और ये अरेंजमेंट सीलिया एंड फ्लैजेला के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होती है। अब मेरे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जिनको पेपर में डायग्राम ड्रॉ करना है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक बार डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बनाओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले यू विल ड्रॉ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर ली, फिर अंदर एक्सोनीम है, उसको तो दिखा नहीं सकते, वो पूरा कोर ही है फ्लैजेला सीलिया का, ठीक है। अब हमें 9+2 अरेंजमेंट दिखानी है, पहले 9 डबलेट्स दिखाने, तो सबसे पहले 9 सर्कल्स ड्रॉ कर लो सेम डिस्टेंस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमने 9 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अब इसकी डबलेट बना दो, ऐसे सिर्फ एक सेमी सर्कल उसके ऊपर से ड्रॉ कर दो। देखो मैं भी ड्राइंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर एटलीस्ट याद रखवा सकती हूँ कि एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपके हो गए डबलेट्स। अब बीच में सेंटर में आपको सिंगलेट ड्रॉ करने हैं, कितने? 2, तो एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। इन दोनों को कवर करते ही सेंट्रल शीथ ड्रॉ करोगे आप, ओके। ये दोनों को बीच से कनेक्ट कर दो, इन सबको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो, ओके। अब रेडियल स्पोक्स निकाल दो, स्कूल में स्केल से ड्रॉ करना स्पोक्स,
Done. This is the entire diagram of TS of cilia and flagella. ठीक है, क्या क्या आया इसके अंदर? इसके अंदर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोनीम तो ठीक है, ये आपके हो गए डबलेट्स, ये आपका हो गया इंटर डबलेट ब्रिज, ठीक है, ये हो गए आपके रेडियल स्पोक्स, फिर ये हो गई सेंट्रल शीथ, ये हो गए सिंगलेट्स, ये हो गया आपका इंटर सिंगलेट ब्रिज, बस और कुछ नहीं है। और इसकी अरेंजमेंट क्या है? 9+2, क्यों? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट्स और ये 2 सिंगलेट, तो 9+2 arrangement is seen in cilia and flagella. So here we complete the structure of cilia and flagella. Now let's start with the structure of centrioles and centrosome. देखते हैं क्या है centrioles और centrosome, ठीक है। See students, ना जब हम लोग centriole और centrosome पढ़ते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं centriole centrosome में कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं centrosome क्या है। देखो सेंट्रोसोम जो है इट इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। अब ये जो सेंट्रोसोम है इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, राइट, पर एक ये ऑर्गेनेली है और ऑर्गेनेली जो है ये किसी से बनी है। वो किससे बनी है? वो बनी है सेंट्रियोल्स से। सेंट्रियोल्स क्या है? देखो सेंट्रियोल जो है वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ओके। ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है, ऐसा एक दूसरा सेंट्रियोल इसके एकदम परपेंडिकुलर पड़ा है, ठीक है। ये 2 सेंट्रियोल्स हैं, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के 90 डिग्री पर पड़े हैं, ठीक है। और इसके आजू बाजू एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस है, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? पेरी मतलब अराउंड, सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल के आजू बाजू, सेंट्रियोल के अराउंड कुछ स्पेस है। ये 3 चीजें मिलकर आपका सेंट्रोसोम बनाती है। कौन सी 3 चीजें? एक सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल और इनके आजू बाजू की कुछ चीज, कुछ स्पेस, कोई चीज नहीं है, सिर्फ स्पेस, थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे कुछ और प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो स्पेस मिलकर आपका बनाता है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये मैंने सर्कल ड्रॉ करा है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बस यहाँ की थोड़ी सी ऐसे एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, ये मिलकर आपका बनाते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो है वो एक ऑर्गेनेली है जो कि बनी है सेंट्रियोल्स से, जो कि है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ओके। अब हम देखते हैं एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है। दोनों सेंट्रियोल्स ऐसे ही होंगे। अभी स्ट्रक्चर देखने से पहले एक बार देखते हैं कि ये सेंट्रियोल्स क्या क्या करते हैं। हमने अभी फ्लैजेला पढ़ा, राइट, फ्लैजेला जो पढ़ा उसके स्ट्रक्चर को हमने अभी उसका टीएस देखा, जिसके अंदर ये हमने देखा एक्सोनिम और डबलेट्स और ये सब। हम टीएस की बात नहीं कर रहे, हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें जो हमने ऐसे देखा था, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम अच्छे से देखें तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या है फ्लैजेला के? तो एक होती है उसके पास बेसल बॉडी, फिर एक होती है हुक जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर निकलती है आपकी फिलामेंट, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये अच्छे से डायग्राम ड्रॉ नहीं हुआ है पर समझ जाओ कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से 3 कंपोनेंट्स? एक होती है आपकी बेसल बॉडी, एक होता है हुक
और एक होता है फिलामेंट। ये होता है एक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम इसीलिए तो बोलते हैं कि जो फ्लैजेला है वो मेम्ब्रेन से ही अराइज होता है, मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ है। हाँ, मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ है। मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होते होते बीच में एक ऐसी ये बेसल बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बन गया, फिर उसके ऊपर हुक है, जो हुक क्या करती है, फिलामेंट को अटैच करने का काम करती है। फिलामेंट और बेसल बॉडी को अटैच करने का काम, दोनों को जोड़ के रखने का काम करती है हुक। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी ये किसी चीज से बनती है, और वो चीज जो कि बेसल बॉडी को बनाती है वो है आपकी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है यही बनाती है बेसल बॉडी। फ्लैजेला की बेसल बॉडी जो है ये सेंट्रियोल से बनती है। इसीलिए जब हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर जो हम लोग टीएस की बात कर रहे हैं, इसकी डबलेट्स ट्रिपलेट्स अब आएगा, पर जो डबलेट्स की बात करी, माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करी, इसकी जब हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो फ्लैजेला का हमने स्ट्रक्चर देखा 9+2 अरेंजमेंट, पर बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है 9+0 अरेंजमेंट। और ये 9+0 अरेंजमेंट सेंट्रियोल में भी यही होता है। सेंट्रियोल में भी 9+0 अरेंजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल ने ही बेसल बॉडी बनाई है। ठीक है, सेंट्रियोल से ही बेसल बॉडी बनी है, इसीलिए हम बेसल बॉडी को सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। ओके, और अरेंजमेंट क्या है, 9+0। अब ये 9+0 कैसे हुई, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। जैसे हमने फ्लैजेला और सीलिया का स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने देखा आउटर एक मेम्ब्रेन है, पर इसके अंदर सेंट्रियोल्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा, क्या देखा, देखो सेंट्रियोल के अंदर हमने अरेंजमेंट अब भी देखी। अभी मैंने बोला सेंट्रियोल्स के अंदर कौन सी होती है, 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, कैसे होती है, सबसे पहले अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर। अब 9+0 है तो 9 पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 9 सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब जैसे हमने फ्लैजेला के अंदर देखा था, सीलिया के अंदर देखा था कि डबलेट्स थे, यानी कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ी है। यहाँ पे ट्रिपलेट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्रिपलेट है। ठीक है, कैसे होगी, यहाँ पे और 2 सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हमने देखा था कि वहाँ पे फ्लैजेला के अंदर 2 डबलेट जो है वो कनेक्टेड थी इंटर डबलेट ब्रिज से। यहाँ पे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज होगा, और ये कैसे कनेक्टेड होगी, एक का फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे ट्रिपलेट के थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है, ऐसे। समझ रहे हो कैसे हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक ट्रिपलेट के अंदर। वैसे ही ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये और 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दूसरे ट्रिपलेट के अंदर। ठीक है, तो ये
एक ट्रिपलेट की जो फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल है वो कनेक्टेड है थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ अनदर ट्रिपलेट। ऐसे ही 1 से 3, 1 से 3 ऐसे कनेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गए आपके ट्रिपलेट्स, ये हो गया इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, ओके। अब यहाँ पे सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर एक प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट है, प्रोटीनेशियस हब। यहाँ पर प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट है, ठीक है। और जहाँ पे हमने फ्लैजेला में देखा था कि रेडियल स्पोक्स थी, वैसे ही इसके अंदर भी रेडियल स्पोक्स हैं। फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक्स निकलेंगी। तो हमने क्या देखा, वहाँ पे सीलिया फ्लैजेला के अंदर सेंट्रल शीथ प्रेजेंट थी, हाँ सेंट्रल शीथ प्रेजेंट थी, पर इसके अंदर सेंट्रल शीथ प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट। फिर उधर डबलेट्स थे, यहाँ पे ट्रिपलेट है। वहाँ पे इंटर डबलेट ब्रिज था, यहाँ पे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज है। या वहाँ पे भी रेडियल स्पोक्स थे, यहाँ पे भी रेडियल स्पोक है। वहाँ पे सेंट्रल शीथ प्रेजेंट थी, यहाँ पे एब्सेंट है। वहाँ पे सिंगलेट्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे एब्सेंट है। वहाँ पे ऐसा कोई प्रोटीनेशियस हब नहीं था, यहाँ पे प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर एक सेंट्रियोल का, ठीक है। और हमने देखा कि एक सेंट्रियोल जो है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा एक दूसरा सेंट्रियोल उसके परपेंडिकुलर पड़ा है और उसके साइड की उसकी पेरी सेंट्रियोलर स्पेस को साथ में मिलाकर एक ऑर्गेनली बनता है जो कि है सेंट्रोसोम, जो एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है, ठीक है। तो हमने आज कंप्लीट किया सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम समझा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर माइक्रोबॉडीज एंड न्यूक्लियस। After completing that we will complete the entire chapter. We would have completed the entire chapter. उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम पूरे चैप्टर का एक वन शॉट क्विक रिवीजन कर लेंगे, 2 पेज नोट्स बनाएंगे रिवीजन के लिए, and you will be done with the chapter. If you like this video, please do like, share and subscribe. And if you got any queries, please comment down below. I'll answer to all your queries. Till then, bye and see you in the next lecture.